नमस्कार। केंद्र में 2 साल पूरा होने के अवसर पर सरकार से एक सवाल बार बार पूछा गया कि काले धन को लेकर आखिर क्या किया गया। लेकिन क्या हम काले धन पर सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा कर केवल सवाल पूछ रहे हैं? काले धन की समस्या से निपटने के लिए एक नागरिक के तौर पर क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम अपना सही टैक्स सही समय पर चुकाते हैं? क्या हम अपनी सही आमदनी सरकार को बताते हैं और उस पर टैक्स अदा करते हैं? ऐसा नहीं करने वालों के लिए अगले कुछ दिन काफी अहम होने जा रहे हैं। देश के भीतर कालाधन रखने वालों के लिए और इसकी जानकारी देने और उस पर कर और जुर्माना चुकाकर पाक साफ होकर निकलने की योजना बुधवार यानी आज से शुरू हो गई है। इस योजना की मियाद केवल 4 महीने है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अघोषित आय रखने वाले लोग अगर आराम से सोना चाहते हैं तो उन्हें 1 जून से शुरू हो रही सीमित अवधि वाली आय घोषणा की जो खिड़की है उसका उपयोग करना चाहिए। तो क्या कुछ बारीकियां हैं इस नई कंप्लायंस विंडो की? अगले आधे घंटे चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्र और आज मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। एसएस खान साहब पूर्व सदस्य हैं सीबीडीटी के, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही पवन कुमार विजय जो कि कॉर्पोरेट मामलों के जानकार हैं और एमडी हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी वक्त निकालने के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सरकार है उसने 1 जून से जो ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है वो लागू करने जा रही है। ये एक आखिरी अवसर होगा उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आमदनी को छुपाया है और टैक्स देने से बचते रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर की चोरी करने वालों को आगाह किया है कि इस तकनीक के दौर में वे ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता संभालने के बाद से ही कालेधन के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। अब कालेधन को बाहर लाने की सरकार की एक और कोशिश बुधवार से शुरू हो रही है, जिसके तहत देश में कालाधन रखने वालों के लिए इसकी जानकारी देने और उस पर कर तथा जुर्माना चुकाकर पाक साफ होकर निकलने का रास्ता दिया गया है। ये एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है हर व्यक्ति को जिसके पास कोई ना कोई आमदनी है या एसेट है जिसके ऊपर उसने टैक्स नहीं दिया हुआ। ये बेहतर होगा कि उस सारी आमदनी या पैसे के ऊपर या किसी एसेट के ऊपर, किसी संपत्ति के ऊपर वो टैक्स दे दे और उसके बाद उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति कर ली है कि जो लोग टैक्स इवेड किए हुए हैं वो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे और फिर उनको तकलीफ होगी। बेहतर यह है कि वो तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं और जो भी उनके प्रति टैक्स भरना बाकी है इस योजना के तहत दें। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस अनुपालन सुविधा खिड़की के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन टॉकाथॉन का आयोजन किया। इसमें सवालों के जवाब ऑनलाइन दिए गए। It is a scheme which believes in the taxpayer. So what we are saying is you come forward, you give a declaration and you give this necessary declaration also that you are covered under the income disclosure scheme and you are not covered under, either exceptions. If we find subsequently that आप जो थे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में आप जो फंसे हुए थे आपने किया है तो ये वॉइड हो जाएगा। योजना के तहत प्रावधान है कि जिन लोगों ने मौजूदा कारोबारी साल के पहले अगर कोई इनकम छुपाई है तो वो कुल 45% टैक्स देकर इसका खुलासा कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत घोषित आय पर 30% टैक्स, 7.5% सरचार्ज और 7.5% पेनल्टी देनी होगी। स्कीम के तहत घोषणा करने के 2 महीने में ये 45% टैक्स देना होगा। अघोषित आय की ये घोषणा प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के सामने करनी होगी। इसके तहत दी गई जानकारी गुप्त रखी जाएगी, कोई जांच या पूछताछ नहीं होगी। घोषणा करने वालों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अघोषित संपत्ति अथवा धन की जानकारी पर संपत्ति कर, आयकर कानून का इस्तेमाल नहीं होगा। ये योजना 4 महीने तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही कह चुके हैं कि अघोषित आय रखने वाले लोग अगर आराम से सोना चाहते हैं तो उन्हें आय घोषणा खिड़की का उपयोग करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू ब्लैक मनी को बाहर निकालना था। हालांकि जिन लोगों ने भ्रष्ट तरीके से अपनाकर ऐसी धन संपत्ति जुटाई है उन्हें इस खुलासा सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी। डीडी न्यूज। तो आपको याद होगा कि विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया, उसके लिए कंप्लायंस विंडो लाई गई। वो विंडो अब समाप्त हो गई है। ये जो विंडो है केवल और केवल घरेलू काले धन को बाहर निकालने के लिए है और ये भी समाप्त हो जाएगी अगले 4 महीनों में, जो अवधि आज से शुरू हो रही है। खान साहब, आपने इस बहुत ही करीब से इस विभाग को भी देखा है और डीजी इन्वेस्टिगेशंस रहे हैं। कैसे देखते हैं आप पुरानी स्कीम के से अगर तुलना की जाए तो ये स्कीम में आपको खास बातें नजर क्या आती हैं और क्या इसके सफल होने की संभावना है? देखिए, जो
हिस्टोरिकली जो पहले स्कीमें आ चुकी हैं उसके बारे में रिसर्च ये कहती है कि ऐसी स्कीम्स तभी सक्सेसफुल होती हैं जब या तो टैक्स रेट बहुत ही अट्रैक्टिव हो या ये कि सरकार के पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स में ये फियर हो कि अगर वो डिस्क्लोजर नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा जी। इस संबंध से अगर मैं देखूं इस स्कीम को तो इसमें दो डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस ये है कि पहली जो स्कीम्स आई थी वो सिर्फ एक स्कीम किसी पीरियड तक रही और उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं हुआ। इस स्कीम के बारे में ये सरकार जब से आई है ये कमिटेड है, इसने बार बार ये अनाउंसमेंट किया है कि ये काले धन को टैकल करेगी। उस बारे में कुछ कई सारे स्टेप्स भी लिए गए। तो अगर ये मान के चला जाए कि ये स्कीम एंड नहीं है, इसके बाद भी कारगुजारी होती रहेगी जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्कीम पिछले स्कीमों के कंपैरिजन में कुछ सक्सेसफुल होगी। और दूसरी बात जो अभी आपके उसमें वीडियो में फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से बताया जा रहा था कि तकनीकी दौर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन रखना और इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर एक्ट करना वो पुराने वक्तों के कंपैरिजन में बहुत मुख्तलिफ है। यानी मुझे मालूम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट इनसाइट चला रहा है जिसमें डेटा वेयरहाउस सेटअप किया जा रहा है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन जो ना सिर्फ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन बल्कि जो मीडिया में और जो वेब्स पे जो इंफॉर्मेशन है उसको कोलेट करके और प्रोफाइलिंग करी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ये स्कीम यहीं ख़त्म नहीं हो जाती इसके बाद इसका फॉलोअप टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए करता रहेगा तो मुझे ऐसा यकीन है कि ये पिछले स्कीम से के कंपैरिजन में बेहतर साबित। आप कह रहे हैं कि अगर फॉलोअप यानी अगर कोई ये इसका कंप्लायंस विंडो का इस्तेमाल नहीं करता है तो अगर कार्रवाई की जाती है तो शायद स्कीम सफल रहेगी। पवन जी, ये जो स्कीम आपने देखी पिछले 2 दिन से हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और सरकार भी टॉकेथॉन के जरिए जनता के सामने अपने जो मुद्दे हैं वो रख चुकी है। आपके लिहाज से कॉरपोरेट्स के लिए या फिर जो लोग काले धन अभी जिनके पास है, जिन्होंने परिसंपत्तियों का डिक्लेरेशन नहीं किया है, उनके लिए सिग्नल क्या है? क्या इस बार सरकार आपको वाकई सख्त नजर आ रही है? देखिए, सिग्नल तो बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट सीरियस है और गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से काम कर रही है। क्योंकि काले धन पे इससे पहले कभी इतने एफर्ट्स कभी नहीं हुए जो इस बार हो रहे हैं। मेरा मानना ये है कि काले धन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप एमनेस्टी स्कीम नहीं लाएंगे, वो गवर्नमेंट एक तरह से स्ट्रक्चर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो स्कीम को लेके आई है। स्कीम का इंटेंशन सही है, लेकिन क्या होता है कि बाजार की और जो मार्केट के लोग हैं उनकी सोच और गवर्नमेंट की सोच में थोड़ा सा डिफरेंस आता है जी। हमारा अगर मान लो हमने जैसे ये स्कीम लाई गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि केवल 15% और 14% एक्स्ट्रा पैसे देके अगर आप आराम से सो सकते हो तो लोगों को इसमें जंप करना चाहिए। बट स्कीम की सक्सेस तभी होगी जब हम लोग ये रियलाइज करें कि इसमें जो बिटवीन द लाइन्स है उसका क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को हाथ किया दे देना चाहिए। मैं क्लैरिफिकेशन पे आता हूं पवन जी, लेकिन जो खान साहब ने कहा कि पहले स्कीम को सफल होने के लिए आकर्षक होना होगा। अगर आपने कहा कि 30% तो देना होता है, 15% अगर एक्स्ट्रा देना होता है, तो क्या ये स्कीम वाकई आकर्षक है? और उसके बाद जो डिटरेंस वाली बात उन्होंने की कि सख्त संदेश है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार, ये क्या दोनों फीचर्स इसमें नजर आ रहे हैं आपको? देखो, नजर तो आ रहे हैं। इसमें पहला फीचर तो नजर आ रहा है कि अगर आपने नहीं किया द वे गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट, उसका इम्पैक्ट खराब होगा। ये तो लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो सक्सेस कितना होगा ये डिपेंड करता है लोगों के इस सोच पे कि मैं क्योंकि जो अभी खान साहब ने बोला फॉलो अप एक्शन, लोगों को था कि गवर्नमेंट तो कुछ जो अब स्कीम आई वो खत्म हो गई, इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। ये पॉइंट जो लोगों के दिमाग में वो समझ में आ रहा है लोगों को कि उनके पास सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि वो चाहे तो जाके फॉलो अप स्ट्रांग कर सकते हैं। तो मुझे एक इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है सक्सेस होने की वो यही है कि गवर्नमेंट का फॉलो अप स्ट्रांग होगा और गवर्नमेंट बिल्कुल प्री प्लान और फॉलो अप प्लान के साथ इसमें मूव कर रही है। और मेरी ओपिनियन है कि 15% अगर दे के आपको अगर शांति मिलती है तो लोगों को इसको लेना चाहिए। चलिए, लेना चाहिए। आप रेकमेंड कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए खान साहब, लेकिन एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि वो कितने साल पुरानी जो परिसंपत्तियां जिस पर उसने टैक्स नहीं दिया है वो डिक्लेयर कर सकता है। हो सकता है 15 साल पुराना किसी ने घर खरीदा हो या फिर 20 साल पुराना किसी ने ढेर सारा अपनी माँ से या बाप से या नानी से सोना उसके पास आया हो।
ऐसी मतलब आप कितना पुराना डिस्क्लोजर या डिस्क्लोज कर सकते हैं? नहीं, स्कीम में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जितने भी पुराना हो वो आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। और एक खास बात जो कि लोगों को के ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर सेक्शन 197C है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे और फ्यूचर में हमको पता लगता है कि आपके पास कोई अनडिस्क्लोज असेट है, तो हम वो कितना भी पुराना हो उसको हम ये मानकर उसको टैक्स करेंगे कि ये उसी साल का इनका असेट है जिस साल में हमको पता चला, जिस साल में नोटिस इशू करी गई। तो ये एक बड़ा मतलब 40 साल पुराना अगर सोना है और अगर आपको 1 साल बाद पता चलता है कि वो, तो फिर उस रेट से उस पर टैक्स लगेगा। अगर 2019 में पता चलता है कि कोई आपके पास असेट है जो आप कहते हो कि आपने 40 साल पहले खरीदा था, तो भी 2019 का वो असेट माना जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू उस दिन से लेके उसके उस पर असेसमेंट किया जाएगा और जो भी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जो भी है, ये बहुत। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि जितना पुराना था उसमें मैंने टैक्स दिया या नहीं? इसमें इशू जो खान साहब बोल रहे हैं 197C है, उसमें अगर आप नॉर्मल इनकम टैक्स पे आ जाते हो तो अगर आपके पास कोई पैसा मिला और आप ये प्रूव कर देते हो कि मेरा पैसा 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है और वो टाइम बार्ड आ जाता है, तो आप पे टैक्स नहीं लगता आज के दिन। अच्छा। लेकिन अगर आप इस स्कीम में जो इसमें लिखा है उसमें आपका अगर 10 साल बाद भी मालूम पड़ता है तो उस डेट से जिस दिन ये मालूम पड़ेगा ये टैक्स लगेगा। ये थोड़ी सी एनोमलाइज इसमें आ गई। ये एनोमली है या डेटरेंस है? ये डेटरेंस नहीं, मैं तो समझता हूँ एनोमली नहीं है, ये सोचा समझा प्रावधान है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखने की बात है, लेकिन ये कोई भूल चूक नहीं है। और सर इनकम टैक्स का जो लॉ है उसमें इन्होंने ये जो डाल के थोड़ा सा एक इनकम टैक्स और इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया 197। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है वो तो अलग अलग तरीके से। अच्छा पवन जी, एक चीज और इसमें स्कीम में ये कहा गया है कि अगर आपने कोई भी पैसा भ्रष्टाचार के जरिए कमाया है तो आप ये डिक्लेरेशन में उसको शामिल नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद सरकार यहाँ पर कुछ ज़्यादा सख्त हो गई, ये भी छूट देनी चाहिए थी। जो उद्योग जगत है, अगर आप बात कर रहे हैं लोगों से, तो उनका क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर के? देखिए, आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये स्कीम कभी भी आप लाओगे तो बिजनेस वालों के लिए आ सकती है। अगर मान लो मैं ब्यूरोक्रेट हूँ या मैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा हूँ और मैं कोई अमाउंट डिक्लेयर करता हूँ, तो आप ये सोचो कि उसका तो डेड एंड हो गया ना, वेदर ही इज डिक्लेयरिंग इनकम, बट उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, इफ आई एम वर्किंग इन सम डिपार्टमेंट और मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 करोड़ की ये इनकम है, करप्शन से कमाई गई, तो मेरा तो आगे का फ्यूचर गवर्नमेंट केवल रेस्ट्रिक्ट कर रही है, आपको इनकम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर बाकी जो और दूसरी चीजें वो तो आपके सामने आई जाएंगी ना। फिर इसमें एक क्वेश्चन है नेचर ऑफ इनकम आप बताओ, तो नेचर ऑफ इनकम आप कैसे बताओगे? ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो गवर्नमेंट को इसमें नहीं रखना चाहिए, बिजनेस के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। साहब कुछ कहना चाहते, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं? देखिए, हिस्टोरिकली जितनी भी स्कीम्स आई हैं उसमें करप्शन, नारकोटिक्स, टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इस किस्म की जो चीजें जो बिल्कुल गैर कानूनी है, हीनस क्राइम जिनको माना जाता है, वो हमेशा से एक्सक्लूड करते नहीं। ये इस स्कीम पे कोई नया फीचर नहीं, जितनी भी पुरानी स्कीम्स हैं सब में ऐसे होता है। तो मेरे ख्याल से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो ऑफेंसेस हैं वो इसमें नहीं कवर होने चाहिए, तो ठीक किया गया है कि कवर नहीं किए। ठीक किया गया है कि कवर नहीं किया गया है, क्योंकि जो करप्शन का मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है और उसको अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद ये समझेंगे कि इस स्कीम का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कितना आसान होगा आपके लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। अरे, ये कुल्हाड़ी दीवार पर क्यों सजा रखी है? अब हमें इसका क्या काम? हमें कहाँ लकड़ी काटने जाना है। ये गैस जो मिली है मेरे नाम पर, मैंने तो इसका नाम ही बदलकर उज्ज्वला रख दिया है। अरे, इसके जन्मदिन पे हमको गैस जो मिला है, अब न धुआं न खांसी। 5 करोड़ बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर धुएं और प्रदूषण से छुटकारा दिलाया जा रहा है। 1 करोड़ परिवारों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी। इससे बचे पैसों का इस्तेमाल गरीबों को एलपीजी कनेक्शन देने में किया जा रहा है। अब की बार मेरी रसोई चमकदार।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, क्योंकि सरकार ने कालेधन के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसकी कड़ी में एक नया फैसला आज से लागू हो रहा है। यानी आज से 4 महीने तक एक नई कंप्लायंस विंडो सरकार उन लोगों के लिए दे रही है जिन्होंने अपना टैक्स अदा नहीं किया है, अपनी जो पुरानी परिसंपत्तियां हैं उसको डिक्लेयर नहीं किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे डेटरेंट कंप्लायंस विंडो होने जा रहा है। अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना इसका भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं और उन्हीं सवालों को सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। पवन जी, एक और सवाल ये आ रहा है कि मेरे पास अगर कोई एसेट है तो वो कितने के हैं, उसका वैल्यूएशन या उसकी कीमत क्या है, वो एक बड़ा सवाल है। इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, इसका इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका फ्रॉम 1 जून 2016 को जो मार्केट वैल्यू होगा, जो फेयर वैल्यू होगा, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। उस बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा जी। अब कुछ लोगों का इशू है जो इसको डेटरेंट मांग रहे हैं कि मेरे पास 2001 में 2 करोड़ रुपए थे, उससे मैंने एक मकान खरीदा जिसकी आज की वैल्यू 50 करोड़ है, तो उस पर टैक्स 50 करोड़ रुपए लगेगा। लेकिन लोगों का मानना है कि मैंने तो 2 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करी, उस पर मुझे टैक्स 2 करोड़ पे लगना चाहिए। ये एक डिबेट का इशू है। उसमें मेरी ओपिनियन है कि क्योंकि आपने एंजॉय कर लिया और पैसे 2 करोड़ से आपके 50 करोड़ हो गए, तो आपको टैक्स 50 करोड़ पे देना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप मान लो ये प्रॉपर्टी को जो आप डिक्लेयर बाद में करते हो और वो आप 2020 में बेचते हो, तो 2016 जो आज जून है उस डेट का वैल्यूएशन होगा और वो एक्विजिशन कॉस्ट मानी जाएगी और उसके बेसिस पे जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। खान साहब, ये जो प्रावधान किया गया है और ये बहुत ही एक तरह से इनोवेटिव सोल्यूशन है पेनल्टीज का जो लगाया गया है, उसमें 7.5% सेस है जो फार्मर्स के लिए इस्तेमाल होगा, पेनल्टी केवल 7.5% है। ये जो पूरा स्ट्रक्चरिंग है पेनल्टी का, उसको आप किस तरह से देखते हैं विज़ दूसरी जो स्कीम्स? नहीं, मैंने कहा ना कि या तो भाई स्कीम तभी सक्सेसफुल होती है या तो जब तक उसका रेट अट्रैक्टिव हो। रेट 30% जो है मैक्सिमम रेट है आज इनकम टैक्स एक्ट में, तो टैक्स रेट तो 30% से कम किया नहीं गया है। पेनल्टी में कंसेशन दिया गया है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये कहा गया है कि 7.5% पेनल्टी लगेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक एफर्ट है स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने का और इससे वेलकम स्टेप। अभी तक काले धन को लेकर के बहुत सारे जो विरोधी दल हैं वो भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बार बार जो सरकार पर सबसे तीखा हमला होता है इसी चीज को कि आपने वायदा किया था काले धन वापस लाने का, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन आप अगर सस्टेन्ड एफर्ट देखें सरकार का, तो जो डायरेक्शन है, चाहे वो SIT बनाना हो, कानून लाना हो, आपको ज्वेलरी, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, सबको टैक्स के दायरे में लाना हो, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना हो, ये जो डायरेक्शन है और जो सस्टेनेबिलिटी है सरकार की, वो दिशा आप किस तरह से रीड करते हैं इस पूरे? नहीं, दिशा तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं पहले साल में भी और दूसरे साल में भी। इसमें कोई सवाल यह है कि ब्लैक मनी बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। ये सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट का मसला नहीं है, इसमें इकोनॉमी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, दूसरे लॉज हैं। फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से रियल एस्टेट पे बेहद ब्लैक मनी फैली हुई है। तो आप जब तक वो इशू नहीं एड्रेस होगा, आप रियल एस्टेट की ब्लैक मनी को टैकल नहीं कर सकते। तो मेरा कहना ये कि मतलब ब्लैक मनी के अगेंस्ट एक्शन जो है वो एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, वो सस्टेन्ड एफर्ट पे लेना चाहिए। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी तो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। अगेन GST का, एक्साइज ड्यूटी का जो इशू है वो भी इसी से कनेक्टेड है। GST का रेट क्या होगा? मेरे ख्याल से GST की रेट की जो बातें मैं सुनता हूँ 20%, 22%, 18%, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा है। GST का रेट अगर उतना बड़ा GST का रेट होगा, उतना ज्यादा होगा, तो वो खुद ही एक इंसेंटिव बन जाएगा लोगों को टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। लेकिन हम बात विंडो की कर रहे हैं और इस विंडो में आपके लिहाज से पवन जी कौन से क्या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स भी हैं इसमें, इस पूरी स्कीम जब आपने स्टडी किया, या फिर जहां पर संभावना ज़्यादा दिखती है, जहां पर काला धन कहते हैं कि ज़्यादा पैदा होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या फिर ज्वेलरी में हो, फॉर दैट मैटर कुछ दूसरे सेक्टर्स में भी, रियल एस्टेट भी उसमें शामिल है जैसा हमने कहा। तो ये जो सेक्टोरल आपको लगता है जो एक्सपोजर है, इससे कुछ सॉल्व होगा? काले धन की समस्या कहाँ तक सॉल्व होगी? देखिए, हमारे यहाँ काले धन का जो इशू है वो तो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट है। और जो खान साहब ने बोला कि काला धन रियल एस्टेट में इसलिए कि स्टैम्प ड्यूटी का इशू है। अगर स्टैम्प ड्यूटी का इशू गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके अगर बात करें
तो ये काला धन लोग क्यों बचाते हैं? मेरे को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसका सर्कल रेट कुछ डिफरेंट है, मार्केट रेट कुछ डिफरेंट है, तो सर्कल रेट के ऊपर भी मार्केट रेट है, तो लोग केवल छोटा सा 5% 7% बचाने के लिए पूरा अमाउंट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं। वो तो एक अलग इशू है, लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रावधान लाया गया कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते, तो कम से कम आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ था और वो मैंने अपने मकान में दे दिया। जो प्रावधान है मेरे ख्याल से वो इनफ होना चाहिए उस चीज को चेक करने के लिए। मेरे ख्याल से कि जो इसका इंटरप्रिटेशन है उसमें, अगर मान लो मैंने मकान खरीदा और मैंने बोला कि इस मकान जो मैंने खरीदा 1 करोड़ रुपए का डिक्लेयर बेसिस पे, पर मैंने ये मकान 5 करोड़ में खरीदा, 4 करोड़ रुपया मेरा एक्स्ट्रा मैंने इसमें दिया हुआ है, आप टैक्स पे करो आज के हिसाब से उसमें। पर अब इशू ये आता है कि मैंने अगर 4 करोड़ रुपया दिया तो मैं टैक्स देने की कोशिश करूंगा 4 करोड़ पे, लेकिन गवर्नमेंट बात करेगी कि आपने जो मकान खरीदा वो आपका टोटल वैल्यू जो है सो कॉल्ड 1 करोड़ प्लस 4 करोड़, पर आज मार्केट वैल्यू उसकी 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ पे टैक्स मांगेगी आपसे, ना कि 4 करोड़ जो आप कह रहे हो कि मैंने उस समय दिया उस पे। चलिए, आपने बहुत सरल तरीके से चीज समझा। खान साहब, फिर से हम उसी बात पर आ जाते हैं कि ये स्कीम की सफलता होने की गारंटी कितनी है? हमने देखा जो पुराना ये जो विदेश में कालाधन रखने का कानून है उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं आ पाए, केवल मेरे ख्याल से 4700 करोड़ रुपए सरकार जुटा पाई। कितना चांसेस है स्कीम का सफल होने का? इस स्टेज पे ये कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। लेकिन ये कि 2 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक तो ये पब्लिक को ये कन्विंस किया जाए कि ये वन शॉट नहीं है, इसके बाद फॉलोअप, सस्टेन फॉलोअप होगा। और दूसरा ये कि जो इन्फॉर्मेशन, मतलब कार्रवाई होगी, दूसरी स्कीम नहीं आएगी, कार्रवाई स्कीम नहीं आएगी, उसका फॉलोअप होगा। और दूसरा ये देखिए, ब्लैक मनी के कुछ इश्यूज कंप्लायंस के इश्यूज हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज हैं। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसकी वजह से ब्लैक मनी जनरेट होती है, ब्लैक मनी इज ए फ्लो, वो ये नहीं है कि रुक नहीं जाता। आप आज आपने डिस्क्लोज कर दिया, कल और उससे ज्यादा बन रही, तो वो फ्लो है। तो जब तक फ्लो को नहीं एड्रेस किया जाएगा तब तक ये मसला। और ये जो सरकार बार बार कह रही है कि मेरे पास अब वो सारी तकनीक है, वो सारी जानकारियां हैं कि मैं आपके सारे बारे में सब कुछ जानता हूं, ये कहां तक सही है और ये लोगों को समझ में आएगी चीजें? ये सही है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे मालूम है, जैसे पहले भी कह रहा था, एक प्रोजेक्ट इनसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला रहा है जिसके तहत डेटा वेयर हाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस के सोल्यूशन डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है, जहां पर मसला सिर्फ इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि सारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, वो सब एक जगह डेटा वेयर हाउस में या डेटा मार्ट में इकट्ठा करके उसके ऊपर से प्रोफाइल बनाना और उससे इंफॉर्मेशन। एफर्ट ये है कि जो चीज़ें आपको इशू क्या है, टैक्स पेयर अपने बारे में सब कुछ जानता है, डिपार्टमेंट उसके बारे में बहुत कम जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, नॉलेज का गैप जो है, उसका फायदा उठाया जाता है। तो जब ये नॉलेज गैप कम हो जाएगा, जितना भी कम हो जाएगा, उतना ब्लैक मनी का फ्लो और जनरेशन कम हो जाएगा। पवन जी, आपका इंटरेक्शन दोनों तरफ है, सरकार की तरफ भी है और कॉर्पोरेट्स की तरफ भी है। स्कीम को लेकर के जो जनरल माहौल है, उसकी एक्सेप्टेंस है, क्या व्यू आपको इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, अगर गवर्नमेंट ने ये मैसेज क्लियरली दे दिया कि एक्शन होगा और वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, तब तो लोग जंप करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जितने ऐसे इश्यूज हैं जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसमें लोगों को डर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि ये नेचर ऑफ इनकम का एक कॉलम इन्होंने डाला है। अब मुझे ये डर है कि अगर मैं ये डिस्क्लोज करवाता हूँ अपने क्लाइंट का, तो नेचर ऑफ इनकम में अगर वो वैट और सेल्स टैक्स का इशू होगा तो इसमें एग्जेम्पशन नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन इनको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या दूसरे डिपार्टमेंट भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? तो ये नेचर ऑफ इनकम का क्वेश्चन मांग के ये थोड़ा सा इनको सही करना पड़ेगा। 197C पे इनको क्लैरिफिकेशन बिल्कुल देना है, क्योंकि वो जो क्लॉज है वो डाउट को क्लियर करता है, पर वो डाउट को और बढ़ा रहा है। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपना पॉइंट रखा है और जो अपना डाटाबेस, डाटा वेयरहाउस जो काम कर रहे हैं, वो उसको अगर इफेक्टिवली करते हैं और मैसेज क्लियर जाता है कि दिस इज द लास्ट टाइम, इफ यू वांट टू स्लीप पीसफुली, डिक्लेयर योर एसेट एंड एंजॉय, तो आई थिंक इट विल बी सक्सेसफुल। इट विल बी सक्सेसफुल। ये योजना सफल होगी और एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल खुद वित्त मंत्री ने भी किया कि अगर आप आराम से सोना चाहते हैं तो इस कंप्लायंस विंडो का फायदा उठाइए, अपनी इनकम को डिक्लेयर कीजिए और उस पर टैक्स दीजिए और उस टैक्स और पेनल्टी का एक हिस्सा
किसानों के कल्याण के लिए भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज नाइट ओम प्रकाश दास के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।